Good morning, friends. First of all, I like to welcome you all in classmate tutorials online. Last जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी about application of KCL and then name of the method was network analysis. और इस मेथड में हमने ये सीखा कि एक सिंपल नेटवर्क को नोडल मेथड से हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस में करंट कैसे निकाल सकते हैं और भी जो उससे निकालनी है वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप, पावर लॉस सभी कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कल जो एग्जांपल लिया था या लास्ट लेक्चर जो एग्जांपल था दैट वाज कंसिडरिंग ओनली वोल्टेज सोर्सेज विद रेजिस्टर्स, और आज मैं सेम लेक्चर को एक्सटेंड करना चाहूंगा विद अ न्यू एग्जांपल व्हिच इज हैविंग current sources along with the voltage sources. Okay, so let us start our next lecture. ओके फ्रेंड्स, तो जैसा बताया कि कल के लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो बात की थी उसमें हम लोगों ने केवल वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया था। अभी इस लेक्चर में वोल्टेज सोर्स के साथ मैं एक करंट सोर्स को भी इंक्लूड करूंगा और एक छोटा सा एग्जांपल लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Let us have example now. Suppose we are having a numerical problem like this. स्टार्टिंग में हम लोग छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि पहले तो हम लोग मेथड को समझ लें। मेथड को समझने के बाद फिर हम कुछ बड़े एग्जांपल पर भी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पर एक करंट सोर्स है which is of 6 amperes, और यहाँ इस एंड पे हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है which is of let this be 20 volt and 6 ampere. ओके, रेजिस्टेंस मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है और ये भी 5 है। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया। तो दोस्तों यहाँ पर कल के लास्ट लेक्चर के कंपैरिजन में यहाँ पे एक चेंज है, जिसमें एक करंट सोर्स इंक्लूड हो गया है। प्रॉब्लम बिल्कुल वही है, प्रॉब्लम में कोई नया चेंज नहीं आया, बहुत ही आसानी से ये भी कर सकते हैं। और मैं भी कहूँगा कि लास्ट एग्जांपल से आसान ये एग्जांपल करना होगा। ओके, तो बहुत सारी बातें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है इस मेथड से प्रॉब्लम को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ये मेथड्स हमने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस कर दिया था। तो मैं यहाँ पे वो मेथड डिस्कस नहीं करूँगा, बस उनको मैं एक एक बार बोलता जाऊँगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता जाऊँगा। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसा बताया था आपको कि सबसे पहले स्टेप हम क्या करते हैं, ऐसे नोड्स फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे करंट का डिवीजन पॉसिबल हो। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से एक नोड हमारा ये होगा और एक नोड हमारे पास ये होगा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, इसमें से किसी एक नोड को ग्राउंड कर लेते थे। मान लिया मैंने कि ये नीचे वाला नोड ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करते ही इस नोड का पोटेंशियल जीरो हो गया बिकॉज द अर्थ पोटेंशियल इज assumed to be zero। और ये जो नोड हमारा बच गया उसका हम लोग पोटेंशियल एज्यूम कर लेंगे बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो यही भी हम लोग को निकालना, अगर ये हम लोग भी कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें हर एक ब्रांच की करंट मिल जाएगी। ओके, ये हमारा पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में मैंने कहा था आपसे कि हर एक ब्रांच में आप करंट ड्रॉ करोगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि केसीएल फॉलो होना चाहिए। अब केसीएल फॉलो होने का क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नोड पर सारी जो करंट्स हो वो इनकमिंग या सारी करंट्स आउटगोइंग ना होने पाए। क्लियर? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फेल हो जाएगा, जिसके आधार पर ये केसीएल बना हुआ है। तो केसीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? तो अगर किसी पॉइंट पर चार्ज आया नहीं या करंट आई नहीं तो उस पॉइंट से करंट गई कैसे? या किसी पॉइंट से अगर करंट जा रही है तो अगर आई ही नहीं होगी तो जा सकती है, और अगर आई है तो उसे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। मीन्स इनकमिंग करंट भी होनी चाहिए और आउटगोइंग भी होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, अगर केवल वोल्टेज सोर्सेज हैं तो आप करंट को अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे एज्यूम कर लें, मैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक पर्सनल मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि अगर किसी ब्रांच में करंट दी हुई तो काइंडली उस ब्रांच की करंट को अपने हिसाब से एज्यूम न करें। अगर एज्यूम करते हैं तो आप कम से कम
डायरेक्शन का ध्यान रखें जब उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो काइंडली ऐसा ना करें, अगर किसी ब्रांच में करंट दी हुई है तो उस ब्रांच में जब करंट को ड्रॉ करें तो जैसी दी है वैसी ही ड्रॉ करें, उससे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहूलियत। ओके, चलिए तो इस ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर आपको करंट पहले से ही दी हुई 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर के डायरेक्शन में ही हम लोग करंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो मान लीजिए ये हमारी करंट हो गई I1, और यहाँ से आप बिल्कुल सिंपली समझ सकते हैं कि I1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 6 एम्पियर। अगर मैं इस करंट को रिवर्स लिया होता तो हमारे I1 की वैल्यू -6 हो जाती, जो हम लोग को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। क्लियर? अब आप रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने I1 की दिशा वही ली है जो वास्तव में दी हुई है, तो अब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में गलती शायद ना करें। ओके, तो अब ब्रांच हमारी बच रही ये वाली और ये वाली। अब बाकी दो ब्रांच में हम करंट को अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि इनकमिंग भी करंट हो और आउटगोइंग करंट भी हो। ऐसा ना हो कि सारे करंट इनकमिंग या सारे करंट आउटगोइंग हो जाए। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पर करंट को ऐसे ले लिया है और इसको मैंने I2 कह दिया है, और इस वाली ब्रांच में सेंट्रल ब्रांच में मैंने करंट को अप टू डाउन लिया है और मैं इस करंट को I3 बोल दे रहा हूँ। ये हमने ब्रांच करंट ड्रॉ कर ली, जो स्टेप 2 की बात है। स्टेप 2 में और एक बात बताई गई थी कि ब्रांच करंट ड्रॉ करने के बाद हम रजिस्टर के ऊपर पोलैरिटी मार्क लगाएंगे, और पोलैरिटी मार्क करने का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पॉइंट। क्लियर? तो ये करंट अगर इधर से इधर फ्लो कर रही है, लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रही है, तो रजिस्टर जो 5 ओम का रजिस्टर है, इसका ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पॉइंट पर होगा, ये वाला लो पोटेंशियल पॉइंट पर होगा। ये हमारे एजम्पशन के आधार पर है, हमने जो धारा की दिशा जो मानी है उस हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। ओके, सिमिलरली अगर I2 की बात करें तो वो ये इधर फ्लो कर रही है, तो इस 5 ओम के रेजिस्टर की पोलैरिटी रेजिस्टर पर वोल्टेज की पोलैरिटी जो है ये प्लस और माइनस इस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि करंट हाई से लो की तरफ फ्लो करती है। सिमिलरली ये सेंट्रल ब्रांच में जो 5 ओम लगा हुआ है, इसमें ये अपर जो एंड होगा वो हायर पोलैरिटी सॉरी हायर पोटेंशियल पर होगा, और लोअर एंड लोअर पोटेंशियल पर होगा। ये हमने डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दिया। फिर हमने स्टेप 3 की बात की थी, और स्टेप 3 में हम लोग क्या करते थे कि रेफरेंस नोड या ग्राउंडेड नोड को छोड़कर बाकी बचे नोड्स के लिए केसीएल लिखते थे। और यहाँ पर हमारे पास दो ही नोड थे, जिसमें से एक ग्राउंड हो चुका है, एक बच रहा है। जो बच रहा है वो अपर नोड है, और इसके लिए केसीएल लिखा जाए। तो अगर आप देखोगे तो केसीएल क्या है? केसीएल इज व्हाट? सम ऑफ आई इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आई आउटगोइंग। किसके लिए है ये है किसी नोड के लिए। तो यानी कि अपर नोड की बात करें, क्योंकि लोअर नोड का पोटेंशियल अगर काउंट करना तो गैस 0 है, तो इसके लिए केसीएल लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इसके लिए केसीएल लिखना पड़ेगा। हमने क्या कहा, यहाँ पे कौन सी करंट आ रही है? तो हमने देखा कि I1 आ रही है, कौन कौन सी जा रही है? तो आपने देखा कि I2 और I3 जा रही है, ये आउटगोइंग करंट हो गई। तो हमें यहाँ से ये इक्वेशन मिल गई कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। फर्दर हम लोग को ध्यान देना है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य है, वो V कैलकुलेट करना है, और इस इक्वेशन में कहीं पर V नहीं आ रहा है। तो क्यों ना हम लोग I1, I2 और I3 को V यानी कि नोड वोल्टेज के टर्म में लिख लें। ऐसा मैंने कल इस में लिख के बताया था, आपको सिखाया था, और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो I1 को अगर V के रूप में लिखना है, ध्यान दीजिएगा I1 चूंकि हम लोग को वैल्यू ही पता है, ध्यान दीजिए कल हम लोग को ये वैल्यू पता नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स हुआ करता था, तो हम लोग ये वोल्टेज सोर्स में से ये वाला वोल्टेज माइनस करके और 5 से डिवाइड किया करते थे। आज हम लोग को I1 की वैल्यू डायरेक्टली पता है, तो इसे हम लोग डायरेक्टली ही लिख सकते हैं। तो इट इज 6 एम्पियर। ओके, I2 की बात करें तो I2 आपको साफ दिख रहा है, V से लेकर ये इस वाले नोड से बह रही है और इस नोड पे जाके टर्मिनेट हो रही है। इससे हम लोग कह सकते हैं V माइनस 20 डिवाइड बाई 5। हमेशा हम लोग को डायरेक्शन ऑफ करंट को फॉलो करना है, और एक स्टार्टिंग नोड से लेकर एंडिंग नोड तक का वोल्टेज निकालना है, और उस वोल्टेज में रेजिस्टर से डिवाइड कर देना है। ध्यान दीजिएगा, और वोल्टेज कैलकुलेट करने में ध्यान दीजिएगा। अगर हम किसी बैटरी को हाई से लो की तरफ क्रॉस कर रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, उसको नेगेटिव में लीजिएगा। अगर लो से हाई की तरफ क्रॉस कर रहे हैं तो वोल्टेज राइज होगा, और उसे हम लोग पॉजिटिव में कंसीडर
करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज अपर नोड से करंट I2 जो है वो अपर नोड से लोअर नोड की तरफ बह रही है। तो हम लोगों को अपर नोड से ट्रेवलिंग स्टार्ट करनी है, तो V से ट्रेवलिंग स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे तो ये जो वोल्टेज मिलेगा उसे हम लोग हाई से लो की तरफ क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि हम लोग हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और वोल्टेज का ड्रॉप नेगेटिव में लिया जाना है, तो क्या हो जाएगा V-20। फर्दर आएंगे तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा, V-20 0। सो I2 को कह सकते हैं V-20 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच। सो सिमिलरली अगर हम IC की बात करें तो आप देखोगे IC ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, यानी हमारी ट्रेवलिंग V से स्टार्ट होगी, कहाँ पे डेट होगी, और 0 पे डेट होगी, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल 0 है, तो V-0 डिवाइड बाय 5। सो IC को हम कह सकते हैं V-0 डिवाइड बाय 5। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करके V निकाल सकते हैं, LCM 5 हो जाएगा, V-20 plus V, and this is 6 by 1. So you can solve this like 30 is equal to 2V minus 20. So 2V is equal to what? V 50. So V is equal to what? It is 50 divided by 2, that is 25 volt. So in this way we have obtained the voltage of the required node, है ना, that is node 1, क्योंकि node 2 हमने ग्राउंड कर दिया था, उसका वोल्टेज 0 का हो गया था, और node 1 का वोल्टेज हम लोग को पता नहीं था, जो हमने यूज किया था, अब हम लोगों को उसकी वैल्यू पता चल गई है, that is 25 वोल्ट। अब इस 25 वोल्ट की वैल्यू जो है ये हम लोग अगर यूज करें तो ध्यान दीजिए इसे हम लोग यूज कर सकते हैं, और इसे यूज करके हम लोग ध्यान दीजिएगा I1 की वैल्यू हम लोग को 6 पहले से ही पता है, हम लोगों को I2 की वैल्यू पता करनी है, वो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं, हम लोग को IC की वैल्यू पता करनी है, वो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। तो अगर मैं I2 को कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा, V-20 डिवाइड बाई 5, आपके पास V की वैल्यू है 25 minus 20 डिवाइड बाई 5, we are getting 1 एम्पियर। ओके, सो यानी कि I2 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 एम्पियर हो गई। सिमिलरली अगर हम IC की वैल्यू पता करें, ये क्या हो जाएगा, V-0 डिवाइड बाई 5, व्हाट इज V हियर, हमारे पास V है 25 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 विल बी व्हाट, आंसर विल बी 5, सॉरी यस इट इज 5 एम्पियर। ओके, क्लियर। एंड हमें ये रिजल्ट्स जब मिल जाए तो हम लोग इन सारे रिजल्ट्स को क्या करें, अपनी इस इक्वेशन में रख करके एक बार चेक कर लें कि क्या इक्वेशन हमारे रिजल्ट से बैलेंस हो रही है या नहीं। अगर इक्वेशन बैलेंस हो रही है तो हमारा रिजल्ट प्रॉपर है, अगर बैलेंस नहीं हो रही है तो हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक जरूर की होगी, फिर आपको एक बार प्रॉब्लम को रीचेक करना पड़ेगा। ओके, ध्यान दीजिएगा हमारी इक्वेशन क्या थी, ये थी I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। आपकी जो वैल्यूज आई है एज इट इज यहाँ पे रखना होगा आपको, अगर वो पॉजिटिव में आई है तो पॉजिटिव में रखिएगा, नेगेटिव में आई है तो नेगेटिव में रखिएगा। जब पॉजिटिव में और नेगेटिव में आने का क्या मतलब, मैंने कल भी डिस्कस किया था, अभी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो I1 आपका था 6 एम्पियर, I2 आपकी आई है 1 एम्पियर और I3 आई है 5 एम्पियर। राइट हैंड साइड भी क्या है, इट इज ऑल्सो 6। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो गया, यानी कि आपकी सारी जो वैल्यूज आई हैं वो प्रॉपर हैं, दे आर करेक्ट टू देयर मेजर्स, है ना, वो बिल्कुल सही है। क्लियर। अच्छा, ये एक बात यहाँ समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए कि हमारे सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। क्लियर, यानी कि जो भी हमारी I2 करंट आई हुआ, I3 आई, I1 मुझे पहले से पता ही थी, तो I2 और I3 हमारी करेक्ट आई है वो पॉजिटिव में आई है, यानी कि सही दिशा में आई है, यानी कि वो नेचुरल दिशा जो उसकी करंट की फ्लो की जो नेचुरल डायरेक्शन होती कि उसी डायरेक्शन में करंट आई है। उसका रीजन क्या था वो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए हमारी जो V की वैल्यू है वो हमारी कितनी आई है, 25 वोल्ट आई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे अगर ये भी 25 है, और ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 25 है और ये वाली वोल्टेज
20 है तो जाहिर सी बात है 25 20 से अधिक है तो करंट कैसे फ्लो करेगी, हाई से लो की तरफ फ्लो करेगी, यानी 25 वोल्ट के पॉइंट से 20 वोल्ट वाले पॉइंट की तरफ फ्लो करेगी। और हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय एजम्पशन भी यही किया था, यही रीजन है कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया। सिमिलरली यहाँ देख लीजिए V25 वोल्ट है और यहाँ का इस वाले नोड का पोटेंशियल कितना है, 0 है। 25 0 से हायर है तो करंट हायर से लो की तरफ फ्लो करती है। हमने डायरेक्शन भी यही एज्यूम की थी, यही रीजन है हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया। अगर हमने इसमें से कोई भी डायरेक्शन रिवर्स ली होती तो रिजल्ट में हमारे मैग्नीट्यूड यही आता, पोलैरिटी चाहे कुछ और हो सकती थी। क्लियर है बच्चों? तो ये एक हमने न्यूमेरिकल लिया आपके सामने जिसमें वोल्टेज सोर्स भी है और करंट सोर्सेज भी हैं। क्लियर? अब मैं आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन शेयर करना चाहूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं उसे इक्वेशन लेवल तक उसको लेके चलता हूं और इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके उसका रिजल्ट निकालना, दैट विल बी योर रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि दिस इज स्क्रैचिंग ऑफ योर माइंड। अपने माइंड को स्क्रैच कीजिए और कुछ करके देखिए। अगर आप ये करके खुद से देखोगे यू विल फील बेटर, आपको ये लगेगा कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो मैं ये दो एग्जांपल्स, एक एग्जांपल मैंने जो लास्ट लेक्चर में लिया, एक एग्जांपल मैंने अभी लिया इस लेक्चर में, दोनों में डिफरेंस था। जो प्रीवियस एग्जांपल था, प्रीवियस लेक्चर का एग्जांपल था, उसमें केवल वोल्टेज सोर्स इंक्लूड किए गए थे। अभी के एग्जांपल में वोल्टेज सोर्स के साथ साथ हमने करंट सोर्स को भी इंक्लूड किया। क्लियर? और दोनों एग्जांपल बहुत ही सिंपल और छोटे एग्जांपल्स थे। अब मैं चाहूंगा कि इसी क्रम में एक थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि जेईई लेवल के एग्जामिनेशंस में इस टाइप के एग्जांपल ही पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बड़े क्वेश्चन जो नहीं होते, बिकॉज ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल हो जाएंगे, रीजन है बहुत लेंथी हो जाते हैं। क्लियर? तो वो चूंकि 1 मार्क जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम इतने कम मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा आपसे वो मेहनत नहीं करना चाहेंगे। फिर भी मैं अपनी इस प्रॉपर्टी समझते हुए एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। हाँ, ये जरूर है कि मैं इसको इक्वेशन लेवल तक लेके चलता हूँ और इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रिजल्ट निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, आप ये सॉल्व करिएगा। अगर उसमें कोई समस्या होती है, आपका रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, फिर मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक नए एग्जांपल के साथ और थोड़ा सा बिगर एग्जांपल लिया जाएगा और वोल्टेज सोर्स भी होंगे, करंट सोर्स भी होंगे और नेटवर्क साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, और एक यहाँ पे भी मैंने रेजिस्टेंस ले लिया है। एक यहाँ मैं वोल्टेज सोर्स ले लेता हूँ, एक रेजिस्टेंस मैं ऐसे ले लेता हूँ, एक यहाँ पे मैं वोल्टेज सोर्स ले लेता हूँ। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये मिटाता हूँ। ठीक है, और चलिए समझने में ज़्यादा समझ करिएगा आप लोग। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे भी ऐसा रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, एक रेजिस्टेंस मैं इस ब्रांच पे ऐसे ले लेता हूँ और यहाँ पे एक मैं करंट सोर्स लेता हूँ और इसको नीचे की तरफ इंडिकेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वोल्टेज सोर्स ले लेता हूँ और इस तरीके से, और ये मैं नेटवर्क को कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा मैंने बिग एग्जांपल लिया है। वैल्यूज मैं सिंपल ले रहा हूँ, आप कोई वैल्यूज भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने सब में 5 5 5 5 ले लिया। ठीक है, आप कोई और वैल्यूज भी ले सकते हैं। और ये बैटरी मैंने मान लीजिए कि 60 वोल्ट की ले ली है। इस वाली बैटरी को मान लेते हैं 20 वोल्ट की बैटरी है, और ये जो करंट है वो मान लेते हैं कि 8 एम्पियर का करंट है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को इसमें कुछ और इंसाइट मिलेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, इसको चलिए करके देखते हैं और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसे आप रिवीजन के आधार पर लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा डेटा नहीं आता है। हाँ, कुछ फाइंडिंग्स आपको जरूर मिल जाएंगे यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बात किया था आपको कि हमें नोड्स पहचानने पड़ेंगे, तो मैंने देखी आपके लिए। देखिए एक नोड हमारे पास ये हो जाएगा जहाँ पे करंट डिवाइड हो सकता है, एक नोड हमारे पास ये हो जाएगा जहाँ पे करंट डिवाइड हो सकती है, एक नोड आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, एक नोड आपको ये भी लग रहा होगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम लोगों को इस नेटवर्क में 4 नोड्स दिखाई पड़ते हैं। अब मैं आप लोगों का ध्यान एक तरफ अट्रैक्ट कराना चाहूँगा। एक बात ध्यान दीजिए, ये जो नोड है, ये नोड और ये नोड देखिए, ये डायरेक्टली जो है ये कंडक्टर से कनेक्टेड है। तो अगर ऐसा हुआ तो इन दो नोड्स का जो पोटेंशियल है वो अलग अलग नहीं हो सकता। क्लियर है? क्योंकि इनके बीच में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं लगा है जिससे वोल्टेज का ड्रॉप हो सकता हो। इसलिए ये जो नीचे की दोनों नोड्स हैं, इन दोनों का पोटेंशियल जो है वो एक ही होगा, चाहे वो 0 हो दोनों को 0 होगा, जब 30 हो दोनों का 30 होगा, 60 हो तो दोनों का 60 होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि सपोज हमारे पास 2 टैंक्स हैं और दोनों टैंक्स में अलग अलग लेवल पानी भरा हुआ है। अगर हमने उस टैंक को बॉटम लाइन में कोई पाइप से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? दोनों टैंक में जो पानी का अमाउंट है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दोनों के वाटर का जो लेवल होगा दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। क्लियर है? तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग पोटेंशियल पर नहीं है, और अगर अलग अलग पोटेंशियल पे नहीं है तो उन्हें हम लोग एक ही मान सकते हैं। क्लियर? दूसरी चीज बात समझ आ रही होगी। अच्छा, अब मुझे क्या करना था, हमारे पास 4 नोड हो गए जिसमें से हम लोग को किसी एक को ग्राउंड करना था। चलिए मान लीजिए मैंने इस वाले नोड को ग्राउंड कर दिया, तो इसका पोटेंशियल 0 हो गया। तो आप देखो ना, यही जो नोड हुआ आपका, ये भी तो इस वाले वायर के थ्रू क्या हो गया? ग्राउंडेड ही हो गया ना। तो उन्हें एक तरीके से ये भी ग्राउंड हो गया। तो अब ये दोनों नोड हमारे क्या हो गए? ग्राउंड हो गए। क्लियर? दोनों नोड हमारे क्या हो गए? ग्राउंडेड हो गए। हमें क्या हुआ? अब यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल 0 होगा और ये दोनों नोड एक ही लाइन से कनेक्टेड, तो हम लोग इन दोनों को कंसीडर करके हम लोग एक ही कंसीडर कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली देखा जाए, इफेक्टिवली हमारे पास कितने नोड्स हो गए? दे आर नॉट 4 नाउ, दे आर इफेक्टिवली 3। तो हमने एक बार लास्ट लेक्चर में हमने एक टर्म यूज किया था, नंबर ऑफ इफेक्टिव नोड्स। ठीक है? तो नंबर ऑफ एक्चुअल नोड्स और नंबर ऑफ इफेक्टिव नोड्स ये डिफर कर सकते हैं। जैसे इस केस में आपने देखा, नंबर ऑफ नोड्स देखा जाए तो 4 दिखाई पड़ रहे थे जहां पर करंट का डिवीजन पॉसिबल था, लेकिन इफेक्टिवली देखा जाए तो दे आर 3 नंबर। ओके, तो एक यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाने के लिए लिखता हूँ कि क्या बात कर रहे थे? नंबर ऑफ इफेक्टिव नोड्स कितने होंगे हमारे पास? 3। अच्छा, अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव नोड्स 3 है तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी बननी है? आपको तो बताया गया था लास्ट लेक्चर में, क्या होता है वो? n-1। So the required number of equation will be what? 3 minus 1, that is what? That is 2। हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केवल 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। जो प्रीवियस प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके हैं तो उनमें क्या था कि हमारे पास 2 ही इफेक्टिव नोड्स थे। क्लियर? इसलिए हम लोगों को उसको सॉल्व करने के लिए केवल एक ही इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती थी। इस प्रॉब्लम में हमारे पास 3 इफेक्टिव नोड्स हैं, इसलिए हमें 3 minus 1 that is 2 इक्वेशंस की आवश्यकता पड़ने वाली है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे थे? सेकेंड स्टेप में क्या करना था? हमें डिफरेंट जो है वो ब्रांचेस में करंट ड्रॉ करनी थी। तो वो हम अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस बार अगर किसी ब्रांच में करंट दी हुई होगी तो उस ब्रांच में हम करंट को अपने हिसाब से न ड्रॉ करके दी हुई करंट के हिसाब से ही ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि ये लास्ट जो आपका एंड है, यहाँ पर एक करंट दी हुई है तो हमें यहाँ पर करंट को ऐसे ही लेना चाहिए, वो हमारे लिए सहूलियत वाली बात। चलिए हमने पहले वही की करंट ड्रॉ कर ली जो करंट दी हुई है। बाकी जगह जो दी नहीं है तो हमने अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान हमें अवश्य रखना पड़ेगा कि कहीं भी ऐसा ना हो कि इनकमिंग करंट
हो और आउटगोइंग करंट ना हो, या आउटगोइंग करंट हो और इनकमिंग करंट ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में केसीएल फेल हो जाएगा और हम ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ओके, या वो इलॉजिकल फैक्ट है। ओके, चलिए, तो मैंने यहाँ पर एक करंट ऐसे ड्रॉ कर ली है, अपनी मर्जी से ड्रॉ कर ली है। मैंने इसको नाम भी दे दिया, मैंने कहा तुम I1 हो। फिर एक करंट मैंने यहाँ ऊपर से नीचे ड्रॉ कर ली है, मैंने कहा आप जो है वो I2 हो। एक करंट मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करी, इसको मैंने I3 कह दिया। एक करंट मैंने ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ कर दी, इसको मैंने I4 कह दिया, और इस वाली करंट को मैंने I5 कह दिया। और आप जानते हो कि I5 की वैल्यू क्या है, वो सिंपली 8 एम्पियर हमारे पास अवेलेबल है। ओके, चलिए, अच्छा बैटरी, ये वाली बैटरी छूट गई बेटा। चलिए एक काम करते हैं, इस वाली बैटरी को हम लोग ले लेते हैं, ये 10 वोल्ट की बैटरी मान लीजिए। ओके, चलिए, और यहाँ की वोल्टेज मान लेते हैं हम लोगों को, तो मैंने चलिए V1 और V2 मान लिया है, ध्यान दीजिएगा, मैं भूल गया मानना, नीचे वाले दोनों नोड का वोल्टेज 0 हो गया। अच्छा, ये हमारा पहला दूसरा स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में एक बात और रह गई है कि सारे जो करंट्स हैं उन करंट्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम पोलैरिटी मार्क कर देंगे। तो ये पोटेंशियल हाई हो जाएगा, ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल हो जाएगा, ये हाई पोटेंशियल पॉइंट हो जाएगा, ये वाला लो हो जाएगा, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे की तरफ है। अब आप समझदार हो चुके होंगे, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ये वाला पोटेंशियल हाई हो जाएगा, ये वाला लो हो जाएगा। यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ये वाला हाई हो जाएगा, ये वाला लो हो जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग स्टेप 3 में आ रहे हैं, और स्टेप 3 में क्या करना था, हमें रेफरेंस नोड को छोड़कर या ग्राउंडेड नोड को छोड़कर बाकी जो बचे नोड थे उनके लिए इक्वेशंस लिखनी थी। तो मान लीजिए मैं इस नोड को नंबर 1 कर दे रहा हूँ, इस नोड को नंबर 2 कर दे रहा हूँ। तो चलिए नंबर 1, नोड नंबर 1 के लिए, तो फॉर नोड 1 के लिए हम लोग अगर केसीएल लिखे तो आप देखोगे नोड 1 पे कौन सी करंट आ रही है, I1 आ रही है, कौन कौन सी जा रही है, I2 जा रही है और I3 भी जा रही है। तो नोड 1 के लिए क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू व्हाट, I2 प्लस I3। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। क्लियर। और नोड 2 की बात करें, ऐसी बात को यहाँ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये हो जाएगा आपकी। नोड 2 की बात हम यहाँ कर लेते हैं। नोड 2 पे इनकमिंग करंट देखी जाए तो I3 है ना, और आउटगोइंग देखी जाए तो I4 और I5 है। तो I4 प्लस I5, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक नोड 1 के लिए, एक नोड 2 के लिए। और हमने बताया था आप लोगों को केवल हम लोग को दो ही इक्वेशन चाहिए, क्योंकि दो नोड्स तो ग्राउंड बन चुके हैं और उनका पोटेंशियल हमारा 0 पता चल गया है। हमें पोटेंशियल केवल दो ही पॉइंट के पता करने हैं, नोड 1 के और नोड 2 के, इसलिए दो ही इक्वेशन हमारे लिए काफी होगी। ओके, अच्छा, दूसरी चीज, ये स्टेप 3 की बात हो गई। अब स्टेप 4 में बात कर रहे थे कि यार ये जो करंट इक्वेशन बनाई गई है, केसीएल इक्वेशन, इसमें टर्म V1 और V2 तो आ ही नहीं रहा, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन करंट्स को हम लोगों को नोड वोल्टेज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यही मैंने आपको उसके दो क्वेश्चन में बड़े अच्छे से समझाया था, तो यहाँ भी हम लोग ऐसा कर लेते हैं। तो I1 की वैल्यू देखी जाए क्या हो जाएगा, वो तो हम लोग को किधर से चल रही है, नोड, ये ग्राउंडेड नोड से लेके नोड 1 की तरफ चल रही है, तो हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। लो से इस वोल्टेज को लोग लो से हाई पास कर रहे हैं, तो लो टू हाई करीब 60 वोल्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 60 माइनस V1 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगी आपकी I1 की वैल्यू। I2 की बात करें तो I2 ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है, तो हम लोग उधर से स्टार्ट करेंगे। V1 देन I2 लो, तो V1 माइनस 20 हो जाएगा, तो जाएगा आपका V1 माइनस 20 डिवाइड बाई 5 और प्लस नेक्स्ट आपका I3 है। I3 आपका V1 से V2 की तरफ चल रहा है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। V1, तो यहाँ पे हम लो से हाई क्रॉस करेंगे इस बैटरी को, तो V1 प्लस 10 माइनस V2 है ना, डिवाइड बाई 5। तो V1 प्लस 10 माइनस V2 डिवाइड बाई 5। क्लियर है। अब आप समझदार हो, किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एन equation having variables V1 and V2। यहाँ से इनको एक इक्वेशन मिल जाएगी। सिमिलरली हम नोड 2 वाले इक्वेशन को सॉल्व करके देखें या लिखकर देखें, तो I3 को जो आप क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ लिखा हुआ I3 को यहाँ लिखी आपने, तो कह सिंपली यहाँ पे सकते हैं V1 प्लस 10 माइनस V2 डिवाइड बाई 5 हो जाएगी I3 की वैल्यू। I4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखिए V2 के चल रहे हैं ग्राउंड की तरफ, तो V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 5, तो आप इसको V2 बाई 5 भी लिख सकते हो।
और प्लस I3 की वैल्यू सॉरी I5 है, I5 की वैल्यू अगर देखी जाए तो क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन में दी हुई है, इसको आप 8 कहिए या 8/1 कह लीजिए। और यहाँ से भी अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव एन इक्वेशन हैविंग वेरिएबल्स v1 एंड v2। सो आप देखोगे कि इन दोनों इक्वेशंस के मिलने के बाद हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो ही वेरिएबल्स हैं v1 और v2। तो हम लोग v1 और v2 को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। और वंस वी कैलकुलेट these two variables v1 and v2, we can put their value here to calculate I1, I2, I3, I4 and I5. I1, I2, I3 and I4, and see you are having I5 already, so हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो हमें ये सारी वैल्यूज निकाल लेनी है और ये सारी वैल्यूज को निकाल करके हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन जो हमने फाइंड की हैं, हमने जो इक्वेशंस फाइंड की हैं, हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को एक बार इंसर्ट करके देख लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे और एक बार अपनी इक्वेशंस का बैलेंस चेक कर लेंगे। अगर हमारी इक्वेशंस हमारी वैल्यूज के साथ बैलेंस हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रॉब्लम को सही तरीके से हल कर लिया है। तो ये हम लोगों ने एक मेथड कंप्लीट किया। दैट मेथड इज nodal analysis method या model method, which is used to analyze network. This is very fast method. This is the reason this is being used by computers for analysis of electrical networks, क्योंकि इसमें मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट कम है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस जो कंप्यूटर को करना पड़ेगा वो कम करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज यूजिंग लेस नंबर ऑफ इक्वेशंस टू एनालाइज और सॉल्व अ प्रॉब्लम, है ना। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। हमें अगर अपने खुद से करना होगा तो एक लेंथी मेथड लग रहा होगा, बट कंप्यूटर के लिए ये बड़ा ही फास्ट मेथड है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स इन जनरल जो प्रॉब्लम्स आपके यहाँ आती हैं, अगर आपको कोई और मेथड नहीं आता है, नोडल एनालिसिस आ रहा है, आपको समझ में आता है, तो आप इसे इजीली आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है बट इट इज क्वाइट इजी, है ना। फंडामेंटल सीखने के लिए बहुत ही बड़ी मेथड है केसीएल और केवीएल। इस मेथड में आपको केसीएल बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो इसको रिवाइज करिए, कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा, वैल्यूज निकालने की कोशिश करिएगा, इक्वेशन बैलेंस करिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को शेयर करें। आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलने वाले हैं। एंड बी रेडी फॉर योर प्रिपरेशन एंड बी विद अस। थैंक यू।